हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचनाओं पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 एवं छत्तीसगढ़ और केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। यूट्यूब पर जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसका सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है 15 अप्रैल 2026 से, जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए इसमें क्लासेस चलाई जाएगी। जो भी एस्पिरेंट इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप को सर्च करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि वीडियो किस प्रकार से प्रोवाइड होगा, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सिलेबस उसमें कवर कराए जाएंगे, सारा जानकारी उसमें है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 9109340480। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपकी अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना। सबसे पहले विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति सहित जीएसडीपी में भागीदारी 2025-26 स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर जो विद्युत क्षेत्र है, गैस एवं जल आपूर्ति सहित, इसका जीएसडीपी में भागीदारी है 39,69,345 लाख, 39,69,345 लाख रुपए की भागीदारी है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में विद्युत क्षेत्र की। अगर प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस विद्युत क्षेत्र में 4.27% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस 39,69,345 लाख रुपए के साथ विद्युत क्षेत्र छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 12.19% की भागीदारी रखता है। ठीक है, इस भागीदारी प्रतिशत को याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थिर कीमतों पर विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में गैस एवं जल आपूर्ति सहित विद्युत क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी प्रतिशत कितना अनुमानित है स्थिर कीमतों पर, तो 12.19%। ठीक, प्रदेश में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2024-25 वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की स्थिति में हमारे छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 64.97 लाख है। 64.97 लाख हमारे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? कब यहां पे वर्ड ध्यान देना, यहां बोल रहा है राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता। हमारे प्रदेश में विद्युत उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिगृहित कंपनियों के माध्यम से भी किया जाता है और केंद्र सरकार के अधिगृहित कंपनी है उनके माध्यम से भी किया जाता है, जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी, जो कि केंद्र सरकार के अधिगृहित कंपनी है, वो भी हमारे यहाँ जो है विद्युत का उत्पादन करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, यहाँ क्या बोल रहा, राज्य के स्वयं का, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के अधिगृहित कंपनी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का उत्पादन करती है, उसकी क्षमता की बात की जा रही है। जैसे कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मंडवा तेंदुभट्टा ताप विद्युत संयंत्र, इनकी बात हो रही है। यानी कि ऐसे विद्युत संयंत्र जो कि राज्य सरकार के अधिगृहित में है। ठीक है, इसमें एनटीपीसी काउंट नहीं होता। तो राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है पूछा जाए तो 2978.70 मेगावाट सितंबर 2025 तक की स्थिति में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है
कि छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता सितंबर 2025 तक की स्थिति में कितनी है, तो 2978.70 मेगावाट। ठीक, अब ये 2978.70 मेगावाट में से तापीय क्षमता कितनी है और जलीय क्षमता कितनी है। तापीय क्षमता यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं? थर्मल पावर प्लांट जिसमें कोयले को जला करके बॉयलर में रखे पानी को गर्म किया जाता है। बॉयलर में रखा पानी गर्म होकर के भाप यानी कि स्टीम में बदलता है और उस स्टीम को हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यह कहलाता है आपका ताप विद्युत संयंत्र। इसे ही कहा जा रहा है तापीय क्षमता। नाम से ही स्पष्ट है, ताप यानी कि टेम्परेचर। दूसरा होता है जलीय क्षमता, जिसमें जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आपके बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े जलाशय होते हैं, वहां पर पानी को स्टोर करके रखा जाता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। फिर उसी स्टोर पानी को एकदम हाई प्रेशर पर टरबाइन के ब्लेड में छोड़ा जाता है और हाई प्रेशर पे पानी टरबाइन के ब्लेड से टकराता है तो वो टरबाइन का ब्लेड घूमता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यह कहलाता है आपका जलीय क्षमता। तो छत्तीसगढ़ की तापीय क्षमता कितनी है? 2840 मेगावाट और छत्तीसगढ़ की जलीय क्षमता है 138.70 मेगावाट। दोनों को ऐड करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता निकल जाएगी। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान देना। प्रश्न पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य के स्वयं की तापीय क्षमता कितनी है पूछेगा, तो वहां पे ऑप्शन में ये भी रहेगा और ऑप्शन में ये भी रहेगा। तो वहां ध्यान देना, तापीय क्षमता पूछ रहा है कि स्वयं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता पूछ रहा है, उसके हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट करना। ठीक है, अब देखिए 6 मेगावाट कोजन प्लांट सह उत्पाद को भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित को दिनांक 31 मार्च 2022 में निष्पादित अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है। सबसे पहले जो 6 मेगावाट का आपका एक स्मॉल पावर प्लांट भोरमदेव शक्कर कारखाने में था, वो सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत आता था और उसे यहाँ पर अलग से सह उत्पाद करके जोड़ा जाता था। सह उत्पाद और 6 मेगावाट यहाँ पर हम ऐड करते थे और ये तीनों एक साथ काउंट होता था, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंदर था। लेकिन अब इस सह उत्पाद को हटा दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल जो है इसका पूरा जो है पावर ट्रांसफर कर दिया है भोरमदेव शक्कर कारखाने को। यानी कि अब ये भोरमदेव शक्कर कारखाने के ही कंट्रोल में है 6 मेगावाट का सह उत्पाद। पहले छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंदर था। तो ये जो आपका टोटल है ना, इसमें 6 मेगावाट और ऐड होता था, लेकिन अब 2022 से हट गया है, वो भोरमदेव शक्कर कारखाने के कंट्रोल में जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कब से गया वो भी याद रखना, 31 मार्च 2022 से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय विद्युत उत्पादन क्षमता नवंबर 2000, जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था मध्य प्रदेश से पृथक होकर के, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? वो था आपका 1360 मेगावाट। कथन आधारित प्रश्न में आ सकता है। वर्तमान में क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता यानी कि जब अभी वर्तमान में जो हमारा चल रहा है सितंबर 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता है 2978.70 मेगावाट। तो पिछले 25 वर्षों में यानी कि 2000 से लेकर के 2025 सितंबर 2025 तक की स्थिति में, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि दर्ज की गई है। कथन आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट याद रखना। हर एक लाइन अपने आप में स्टेटमेंट बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 1360 की जगह कर देगा 1560। ठीक है, वर्तमान क्षमता ये दे देगा और परसेंटेज में से आपका चेंजेस कर सकता है। असत्य कथन पहचानिए करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विद्युत उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024-25 मिलियन यूनिट। एक तो ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अधिगृहित जो कंपनी विद्युत उत्पादन करती है वो कितने क्षमता तक का विद्युत का उत्पादन कर सकती है मेगावाट में, वो बताया गया है। उनकी क्षमता है, मैक्सिमम कैपेसिटी है कि ये इतने मेगावाट के विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अब यहां बताया गया है कि एक वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के जो आपके संयंत्र है उनके माध्यम से कितने मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया एक वित्तीय वर्ष 2024-25 में।
2024-25 में कुल 19,298.51 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ, जिसमें से थर्मल पावर प्लांट के द्वारा यानी कि तापीय क्षमता के द्वारा 18,839.83 मिलियन यूनिट, जबकि जलीय क्षमता हाइड्रो पावर प्लांट जलीय क्षमता के द्वारा 458.68 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन हुआ। समझ में आया? ये हमारे पास मौजूद प्लांट की मैक्सिमम कैपेसिटी है। और जबकि एक साल में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक की स्थिति में, एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास मौजूद जो आपके ताप विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र उनके द्वारा 19,298.51 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया, जिसमें से सर्वाधिक उत्पादन तापीय क्षमता ताप विद्युत संयंत्रों के द्वारा 18,839.83 मिलियन यूनिट, जबकि जलीय क्षमता 458.68 मिलियन यूनिट रहा। नेक्स्ट मुख्य बिंदु 2024-25, अब इसको ध्यान देना। प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? यह है आपका 64,97,847। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2.99% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये 64,97,847 प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं में से बीपीएल यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत बीपीएल कनेक्शनधारी या विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या है 23.47%। सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या है 54.35%। गैर घरेलू यानी कि जो कमर्शियल वाले होते हैं, गैर घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या है 6.73%। औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या है 0.64%, जबकि कृषि उपभोक्ताओं की संख्या है 9.02%। सर्वाधिक उपभोक्ता कौन से? घरेलू वाले। तो 64,97,847 में से बीपीएल 23%, घरेलू 54%, गैर घरेलू 6%, आपका औद्योगिक 0.6% और आपका कृषि वाले 9% के आसपास है। ठीक, अब देखिए जो बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अधिगृहित विद्युत उत्पादन कंपनियां या विद्युत गृह, उनकी सूची ये है। केंद्र सरकार के अधिगृहित एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये केंद्र सरकार के अधिगृहित है। ठीक है, हमारे प्रदेश में देखिए जो ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में मुख्य जो उपयोग में लाया जाता है वो होता है कोयला, कोल। और हमारे यहाँ कोयले का सर्वाधिक भंडारण किस जिले में है? कोरबा जिले में। इसी कारण कोरबा जिले में ही सर्वाधिक थर्मल पावर प्लांट है। थर्मल पावर प्लांट का बेसिक कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर आधारित, यानी कि कोयले को जला करके बॉयलर में मौजूद पानी को गर्म किया जाता है। बॉयलर में मौजूद पानी गर्म होकर के स्टीम यानी कि भाप में बदलता है। उस स्टीम को हाई प्रेशर पे टरबाइन के ब्लेड पे छोड़ा जाता है, टरबाइन का ब्लेड घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब देखो हमारे प्रदेश में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन किस जिले में होता है? कोरबा जिले में। इसलिए कोरबा जिले में ही सर्वाधिक ताप विद्युत संयंत्र है। ठीक है, देखिए ताप विद्युत अगर आप एनटीपीसी भी देखेंगे ना तो कोरबा और कोरबा के आसपास के जिलों में है। रायगढ़ में, कोरबा में, बिलासपुर में, ये सभी के सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड जिले हैं, क्योंकि उसी बेल्ट में सर्वाधिक कोयले का भंडारण है। अब कोयले का भंडारण कोरबा में है और हम ताप विद्युत संयंत्र लगाएंगे बस्तर में, तो कोरबा से कोयले का उत्खनन करके बस्तर तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। जब कभी भी इंडस्ट्री लगाया जाता है तो इंडस्ट्री उसी स्थान पर लगाया जाता है जहां पे उसका कच्चा माल उपलब्ध हो। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो सीमेंट फैक्ट्री है वो मौजूद है कहाँ पर? आपके बलौदाबाजार जिले में, क्योंकि बलौदाबाजार जिले में चूना का भंडारण सर्वाधिक है और चूना पत्थर जो है ये मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है आपके सीमेंट उत्पादन में। ठीक है, बलौदाबाजार हमारे यहाँ सीमेंट का हब है, तो जहां पर कच्चे माल की उपलब्धता सर्वाधिक होती है वहीं पर आपके उससे संबंधित संयंत्र लगाए जाते हैं। ताप विद्युत संयंत्र जिसमें मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है कोयला, और कोयला सर्वाधिक है कोरबा जिले में। तो कोरबा जिले में हमारे यहाँ कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3, और ये तीनों के तीनों ध्यान देना, कोरबा पूर्व 1 जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ था 1958 को, कोरबा पूर्व 2 जो कि 1966 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ था, कोरबा पूर्व 3 जिसमें दो अलग अलग यूनिट के संयंत्र लगाए गए थे 1976 और 1981 में, ये तीनों के तीनों डीकमीशन हो गए हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो ये काफी पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। ठीक है, और ये जो है प्रदूषण फैला रहे थे। कोरबा पूर्व विद्युत गृह के सभी इकाइयां केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है,
डीकमीशन करने के कारण वही प्रदूषण फैला रहे थे, उस कारण से पुरानी टेक्नोलॉजी थी, प्रदूषण फैला रहे थे, इस कारण उनको डीकमीशन कर दिया गया। वर्तमान में अस्तित्व में कौन कौन से है? हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम, कोरबा में ही है। 1983-86 से इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। यहां पर 1983 से 86 के मध्य इसके 4 यूनिट स्थापित किए गए। 210 मेगावाट के 4 यूनिट, इसकी कुल क्षमता है 840 मेगावाट। ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र, यह भी आपका कोरबा में है। 2007 से इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। 250 मेगावाट की यहां पे 2 इकाई स्थापित है। एक इकाई जो कि आपका 250 मेगावाट उत्पन्न करता है, 2 इकाई है 250 मेगावाट की, तो टोटल क्षमता कितना हो गया? 500 मेगावाट। कोरबा पश्चिम विस्तार, इसी का ही विस्तार है। 2013 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। 500 मेगावाट का एक यूनिट यहां स्थापित किया गया, टोटल क्षमता 500 मेगा यूनिट। मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, जिसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। 2016 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। मंडवा ताप विद्युत संयंत्र जो कि जांजगीर चांपा में स्थित है, क्योंकि देखिए आसपास में है, जांजगीर चांपा में आपका ये संयंत्र मौजूद है। उसी बेल्ट में रहेगा जो आपका बिलासपुर संभाग में कोरबा और उसके जो आसपास के जो जिले हैं, वो वाला जो बेल्ट है, वहीं पे आपके कोयले का भंडारण सर्वाधिक है। ठीक है। वहीं पे आपका मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, इसका परिचालन 2016 में प्रारंभ हुआ। 500 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पे स्थापित किए गए हैं। 1000 क्षमता इसका जो है 1000 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। अगर देखेंगे तो तापीय क्षमता हमने पहले भी देखा था, ये सब को अगर हम एक साथ ऐड करेंगे तो 2840 मेगावाट हमारे प्रदेश की ताप विद्युत गृह की कुल क्षमता है या तापीय क्षमता है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट। एक है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, जिसका परिचालन 1994-95 से इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। यहां पे 40 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापित किए गए हैं, यानी कि इसकी कुल क्षमता कितनी है? 120 मेगावाट। गंगरेल जल विद्युत गृह जो कि 2004 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। 2.5 मेगावाट के 4 यूनिट यहां पर मौजूद है। कुल क्षमता कितनी है इसकी क्षमता है 10 मेगावाट। सीकासार परियोजना 2006 में इसका परिचालन प्रारंभ हुआ। 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट यहां पे स्थापित है। कुल क्षमता हो गया इसका 7 मेगावाट। कोरबा पश्चिम जल विद्युत गृह जो कि आपका कोरबा में एक कनाल, एक आपके नहर के ऊपर इसको स्थापित किया गया है। 2003-2009 में इसकी स्थापना की गई। 2003 में इसका पहला यूनिट, 2009 में दूसरा यूनिट। 0.85 मेगावाट का हर एक यूनिट है। टोटल इसका 1.70 मेगावाट इसकी क्षमता है। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो टोटल क्षमता है 138.70 मेगावाट। हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जल विद्युत गृह कौन सा है पूछा जाए तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है। आपका हसदेव बांगो जलाशय के ऊपर 120 मेगावाट, गंगरेल जलाशय महानदी के ऊपर। ठीक है। तो इसको याद रखना। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये हमारे प्रदेश में सबसे सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र वर्तमान में कौन सा है? मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत संयंत्र, 1000 मेगावाट उसकी क्षमता है। जबकि सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत संयंत्र कौन सा है तो वो है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। परिचालन वर्ष से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अन्य सह उत्पाद, जैसे कि मैंने बताया था भोरमदेव सह उत्पाद, जिसका परिचालन 2006 में प्रारंभ हुआ था। 6 मेगावाट की एक इकाई, 6 मेगावाट क्षमता, और ये जो 6 मेगावाट क्षमता है ये भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को ट्रांसफर कर दिया गया है। शुरू में मैंने आपको बताया था ये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अंतर्गत काउंट नहीं होता। नेक्स्ट, ये नया टॉपिक ऐड हुआ है इस साल, थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे प्रदेश में जो है 660 मेगावाट के 2 यूनिट की नई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट परियोजना स्थापित होना प्रस्तावित है। कहां पर इसकी स्थापना की जाएगी? हसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा पश्चिम, जो हमने देखा था हसदेव आपका ताप विद्युत संयंत्र कोरबा का, तो ये देखे थे ना अपन, वहीं पे इसको स्थापित किया जा रहा है। ये हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पश्चिम। ठीक है। इसी में जो है आपका 660 मेगावाट के 2 नई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट परियोजना यहां पर प्रस्तावित है। 660 मेगावाट के 2 यानी कि कुल मिलाकर के 1320 मेगावाट क्षमता का यहां पे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
इसके लिए अनुबंध किया गया है एक महारत्न कंपनी जिसका नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल के नाम से आप इसे जाने देते, BHEL के नाम से। और कार्यादेश इसके लिए जारी किया गया है 3 अप्रैल 2025 को। तकनीक, ये जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की बात की जा रही है, सुपर क्रिटिकल तकनीक जिसमें कोयले की खपत कम और दक्षता अधिक होती है। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जो कोयला है ये एक प्रकार से जीवाश्म ईंधन है, यानी कि आपके गैर नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत इसे माने जाते हैं। गैर नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत जिसको पुनः जो है इसको एक होता है नवीनीकृत, दूसरा होता है गैर नवीनीकृत। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसका एक बार उपयोग होने पर उसे हम दोबारा पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, कोयला, पेट्रोलियम। इसके अलावा जो आपका नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो ऐसे स्रोत होते हैं जिसे हम उपयोग करने के बाद बार बार उसको हम यूज में ला सकते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी, सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, हर सुबह सूरज की रोशनी आएगी और उससे हम ऊर्जा का उपयोग पुनः कर सकते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग, ये सभी के सभी क्या है, नवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत है। तो जो कोयला है, हमारे पास कोयला सीमित मात्रा में है, भंडारण है हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा भी आएगा जब कोयले का भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाए, तो इसका कम से कम उपयोग हो, इसके लिए लाया गया है आपका सुपर क्रिटिकल तकनीक वाला थर्मल पावर प्लांट, जिसमें बॉयलर के पानी को गर्म करने के लिए कम से कम कोयले की खपत हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सके। 2029 तक इसकी पहली इकाई, जबकि 2030 तक इसकी दूसरी यूनिट चालू करने की परियोजना है। 660 मेगावाट के 2 यूनिट है, तो पहला वाला जो है 2029 और दूसरा वाला जो है 2030 तक शुरू करने की योजना है। ठीक है। क्षमता, इस परियोजना के पूर्ण होने से राज्य की स्थापित क्षमता में, यानी कि जो अभी वर्तमान में जो प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थापित विद्युत क्षमता है उसमें 44% की वृद्धि होगी। ठीक। पर्यावरण सुरक्षा, SOx उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उन्नत फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन FGD उपकरण लगाए जाएंगे। जैसे कि जो हम कोयले को जलाते हैं और चिमनी से उसका धुआं जो बाहर आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये आपके सल्फर के ऑक्साइड SOx उत्सर्जित होते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये जो आपका सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा उसमें एक ऐसा उन्नत सिस्टम लगाया जाएगा जो कि चिमनी से धुआं बाहर निकलने से पहले ये SOx के उत्सर्जन को डीसल्फराइजेशन कर सके। ठीक है, यानी कि उसके दुष्प्रभाव को कम कर सके। ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है BPL एकल बत्ती कनेक्शन धारी, जैसे कि सिंगल फेस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, 3 फेस इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप सुने होंगे। जो लोग आपके गांव में रहते हैं उनका सिंगल फेस से काम चल जाता है, एक छोटा सा घर में बल्ब होगा, पंखा होगा, छोटा टीवी होगा, काम चल जाता है। जो शहरों में रहते हैं, जैसे कि जो कूलर यूज करते हैं, जो लोग आपका AC यूज करते हैं, वो सिंगल फेस में काम नहीं आता, उसके लिए 3 फेस लगता है। तो यहां पर बात हो रही है BPL एकल बत्ती कनेक्शन धारी, एकल बत्ती कनेक्शन यानी कि सिंगल फेस की बात हो रही है। तो BPL बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले परिवारों को एकल बत्ती कनेक्शन योजना, ये इसका सामान्य मतलब है। लाभार्थी कौन होंगे? गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले BPL कार्डधारी परिवार इसके अंतर्गत पात्र होंगे। बिजली बिल में छूट, 30 यूनिट तक विद्युत खपत करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये जो आपके गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले BPL कार्डधारी परिवार जिनके यहाँ बिजली का कनेक्शन एकल बत्ती कनेक्शन के तहत जोड़ा गया है, उन्होंने एक महीने में 100 यूनिट बिजली का खपत किया, तो 100 में से 30 यूनिट जो है इनके लिए फ्री होगा। क्या होगा? फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा। और बचा हुआ जो 70 यूनिट है उसे टैरिफ रेट के हिसाब से उन्हें पैसा देना होगा। तो वही कहा जा रहा है 30 यूनिट। प्रश्न पूछा जाएगा, प्रदेश में एकल बत्ती कनेक्शन योजना के तहत BPL कार्डधारी परिवारों को कितने यूनिट तक निःशुल्क बिजली मुहैया कराया जाता है? तो 30 यूनिट तक, जिस पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। ठीक है। हमारे प्रदेश में एकल बत्ती कनेक्शनधारी परिवारों की संख्या है 15.09 लाख से अधिक सितंबर 2025 तक की स्थिति में। योजना का विस्तार, अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपए फ्लैट रेट मासिक के दर से बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि देखिए, जैसे कि मैंने बाहर कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे नहीं कि एक सिंगल फेस है, एकल बत्ती कनेक्शन धारी है, वो कुछ भी यूज कर रहे हैं।
एरिया देखा जाएगा, ग्रामीण इलाका है, घरों की स्थिति देखी जाएगी कि वहाँ पे एक बल्ब चल रहा है, एक पंखा चल रहा है, छोटे मोटे इलेक्ट्रिक उपकरण चल रहे हैं और उनके यहाँ बिजली की खपत बहुत कम है। तो उन्हें जो है इसके अंतर्गत या तो आप टैरिफ रेट का फायदा ले सकते हैं, तो फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब आप हर महीने 100 रुपये मात्र दे और उसके बदले जितनी भी बिजली है उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बीपीएल एकल बत्ती कनेक्शनधारी होना चाहिए और उनके घर के इलेक्ट्रिक उपकरणों पर यह डिपेंड करता है। उसके आधार पर ही जो बिजली कंपनी है वो टैरिफ रेट से आपको फ्लैट रेट में स्विच करता है। तो ये है आपका 2018 से लाया गया 100 रुपये फ्लैट रेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान। मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान जिसकी घोषणा की गई थी 18 नवंबर 2025 को और 1 दिसंबर 2025 से ये लागू हुआ। अभी योजना है क्या? मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान ये है क्या, इसको समझना। हाफ बिजली बिल योजना का नवीनतम संशोधित स्वरूप है। जैसे कि हमारे यहाँ जो है 2019 से हाफ बिजली बिल योजना लाया गया था पिछली सरकार के द्वारा, जिसमें आप 400 यूनिट तक यानी कि 400 यूनिट या उससे कम विद्युत का खपत करते हैं तो आपका बिजली बिल आधा हो जाएगा। यह था आपका हाफ बिजली बिल योजना का कॉन्सेप्ट जो कि पिछली सरकार ने लाया था। उसका था 400 मेगावाट 400 यूनिट। अब मान लीजिए किसी परिवार, ये जो है मैक्सिमम लिमिट था, मैक्सिमम लिमिट। अगर किसी परिवार ने 300 यूनिट तक विद्युत खपत किया, एक महीने का उसका बिजली बिल 300 यूनिट का आया तो ये हो जाता था आधा, यानी कि 150 यूनिट का ही उनको पैसा लगता था। ठीक है, ये था हाफ बिजली बिल योजना। ठीक, लेकिन प्रदेश सरकार ने ये जो 400 यूनिट जो आपका लिमिट था हाफ बिजली बिल योजना का, उसे 1 अगस्त 2025 को बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा संशोधन करते हुए 400 यूनिट से घटा करके इसका सीमा कर दिया गया 100 यूनिट। नॉर्मल एक गरीब से गरीब परिवार भी एक महीने में 100 यूनिट बिजली जला लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो लाभार्थियों को जो दायरा था वो कम हो गया। यानी कि जो जिन्हें लाभ मिल रहा था, जो संख्या पहले काफी ज्यादा थी, ये लिमिट घटाने के कारण 400 से ये लिमिट घटा करके हो गया 100 यूनिट और 100 यूनिट में लाभार्थियों की संख्या हो गई कम। ठीक है, जिसके कारण जो है आप देखेंगे तो पक्ष विपक्ष काफी विद्रोह हुए, जिसके बाद ये कॉन्सेप्ट लाया गया मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना का कॉन्सेप्ट। देखिए बाद में जो है सरकार ने इसमें और चेंजेस करके 100 यूनिट से बढ़ा करके इसको 200 यूनिट कर दिया था, आगे हम देखेंगे। लेकिन ये आपकी योजना लाने का मुख्य कारण क्या हुआ कि इसका लिमिट घटा करके 100 यूनिट कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान के तहत छूट प्रदान किया जाएगा। 100 से बढ़ा करके वापस इस योजना में इसको 200 यूनिट किया गया। ध्यान समझना, 200 यूनिट तक बिजली बिल पर 50% छूट दिया जाएगा, यानी कि बिजली बिल आधा हो जाएगा। इसमें 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। वहीं अगर कोई जो है 200 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करता है तो उसका बिजली बिल भी आधा हो जाएगा अगले 1 वर्ष तक के लिए। अगले 1 वर्ष तक आप सभी को पता है हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत भर में पीएम सूर्य घर बिजली योजना चल रहा है। घरों के ऊपर रूफटॉप जो है सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली यूज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी वही पीएम सूर्य घर योजना पे जो है जोरों से कार्य किया जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि आप जो है हम हाफ बिजली, प्रदेश सरकार का कहना है, प्रदेश सरकार ने तर्क दिया था हम हाफ बिजली नहीं, हम मुफ्त बिजली पे कार्य करेंगे। 400 यूनिट वाला हाफ बिजली नहीं, आप सोलर पैनल लगाइए, अपना ही बिजली का उत्पादन कीजिए, अपना ही यूज कीजिए। तो हम जो है हाफ बिजली बिल पे नहीं, हम मुफ्त बिजली पे कार्य करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के साथ वो जो है 200 से 400 यूनिट बिजली बिल पर 50% छूट दिया जाएगा, लेकिन अगले 1 साल तक के लिए। बस अगले 1 साल के अंदर आपको अपने घरों में सोलर पैनल लगाने होंगे। अगले 1 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये लिमिट बना रहेगा। अगर आप 200 यूनिट तक बिजली की खपत करते हैं तो आपको 50% मिलेगा। देखिए यहां पे लाभान्वित परिवारों की संख्या सरकार ने दर्शाई, क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं का जो दायरा था वो कम हो गया था। 100 यूनिट जब प्रदेश सरकार ने किया था तब की बात हो रही है। ठीक समझे कि नहीं? देखो, हाफ बिजली बिल योजना जो कि 400 यूनिट पर था, ठीक है, उसको घटा करके सरकार ने कर दिया था 100 यूनिट।
काफी हो हल्ला हुआ, जिसके बाद इसको बढ़ा करके कर दिया गया 200 यूनिट और हाफ बिजली बिल योजना का नाम परिवर्तित करके यानी कि इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान। इसमें जो पहले 400 यूनिट पे 50% लगता था, हाफ हो जाता था तो बिजली बिल, अब 200 यूनिट तक बिजली खपत पर बिजली बिल आधा हो जाएगा। ठीक है, 200 यूनिट का लिमिट कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 400 यूनिट तक के लिए लोग हल्ला ही कर रहे थे, तो उनके लिए लाया गया 200 से 400 यूनिट तक बिजली बिल खपत। अब कोई 200 देखो 200 यूनिट तक करेंगे तो बिजली बिल आधा हो जाएगा। 200 से 400 यूनिट के मध्य कोई अगर विद्युत का खपत करता है तो अगले 1 साल के लिए उनका भी बिजली बिल आधा किया जाएगा। 1 साल के बाद अब हो सकता है कि प्रदेश सरकार कुछ नया निर्णय ले या इस क्राइटेरिया को हटा भी दे। ठीक, आने वाले समय में और भी संशोधन हो सकते हैं। 400 यूनिट तक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 साल यह छूट उन्हें केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों के छतों पर सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। 1 साल का समय दे रहे, घरों के ऊपर सोलर प्लांट लगा लो। ठीक है, ये इसका सीधा सीधा उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जांजगीर चांपा जिले में स्थित मंडवा तेंदुभाटा ताप विद्युत परियोजना का नाम बदल करके 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह कर दिया गया। ठीक, इसको भी याद रख लेना कब उसका नाम परिवर्तित हुआ। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। ये शुरू कब से हुआ? 2014-15 से ये योजना शुरू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है या ये योजना क्या है, इसको समझना। अविद्युतीकृत यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जिन गांवों में, या आंशिक रूप से विद्युतीकृत ग्रामों के मजरे टोले बसाहटों का विद्युतीकरण करना। जैसे कि एक ग्राम पंचायत होता है, समझना उन चीजों को। उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत बहुत से गांव होते हैं। ठीक है, एक गांव को भी ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है, एक से अधिक गांव को मिलाकर के भी ग्राम पंचायत घोषित किया जाता है। जहां पर सर्वाधिक आबादी है वहां तक तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाता है, लेकिन आप जैसे ट्रैवल करते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में, तो आप जैसे सड़क मार्ग में जा रहे हैं तो आपको बीच में छोटे छोटे मजरे टोले मिलते हैं, जहां पर मुश्किल से 2 घर 3 घर बने होते हैं। उस रास्ते में मुश्किल से 2 घर या 3 घर ही बने होते हैं, या 5 घर 8 घर 10 घर, ज्यादा आबादी नहीं होती वहां पर। लेकिन वो छोटा सा जो है वो भी एक गांव होता है। उसको गांव नहीं, उसको एक मजरा या टोला कहा जाता है। ठीक है, टिकरी टोला, आपका एक आदि कोई नाम दे देंगे, टिकरी टोला दे देते हैं, या किसी जाति विशेष के नाम पे वो टोले का नाम दे देंगे। ठीक, ऐसे होता है। मैं किसी एक जाति विशेष के नाम पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, कोई जो है आपके कोई जाति वर्ग से है, कोई जाति समुदाय से है, तो उसके आधार पर भी उस टोले का नाम दे दिया जाता है। तो छोटे छोटे टोले बने होते हैं, वो भी गांव के अंदर ही होते हैं। तो उनको जो है मजरे और टोले बसाहटों का विद्युतीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पात्र, राज्य में चल रही किसी भी अन्य योजना जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन ज्योति योजना में ये शामिल नहीं है, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। विशेष, इन मजरे टोले बसाहटों के बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान किया जा रहा है। जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। 2024-25 में 219 मजरे टोले के विद्युतीकरण किए गए हैं। सितंबर 2025 तक की स्थिति में 67 मजरे टोले के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हुआ है। ठीक है, ये कब प्रारंभ हुआ इसका डेट याद रखना। हाँ, सुमिलित कीजिए करके आता है आजकल कि आपका जैसे एक तरफ दे देगा अलग अलग योजना, जरूरी नहीं कि विद्युत वाला योजना देगा, महतारी वंदन योजना दे देगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दे देगा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना दे देगा, और एक आधी कोई योजना दे देगा। जैसे कि आपका इसी में से हम देखें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दे देगा, और दूसरे साल उनके प्रारंभ होने की तिथि देगा और सुमिलित कीजिए करके आता है। और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2025 के ही क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना। अब ये है क्या, पहले इसमें लिखा क्या है उसको समझना, फिर आपको आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना अलग अलग ऊंचाई पर बने दो जलाशयों का इस्तेमाल करता है। इस परियोजना में ज्यादा बिजली बनने पर पानी ऊपर के जलाशय में पंप द्वारा जो है उसे भेजा जाता है, और जब बिजली की जरूरत होती है तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है, जो टरबाइन से बिजली बनाई जाती है। इस तरह से पंप स्टोरेज हाइड्रो
बिजली की मांग को पूरा करता है। अब जैसे कि आप देखे होंगे घर में जो इन्वर्टर रहता है, इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब घर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो वो इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होते रहती है, और जैसे ही अचानक से इलेक्ट्रिसिटी गायब होता है तो वो जो आपका इन्वर्टर है वो घर में बिजली की सप्लाई करता है। यानी कि जब बिजली रहेगा तब वो चार्ज होते रहेगा, और जैसे ही बिजली गायब हुआ या घर का इलेक्ट्रिसिटी गायब हुआ या बिजली गोल हुआ, लाइट गोल हुआ बोलते हैं, तो जब घर का कनेक्शन बिजली आना सप्लाई बंद हुआ तब वो इन्वर्टर घर में जो है विद्युत की सप्लाई करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट पर है आपका पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना। इसमें दो अलग अलग ऊंचाई के जलाशयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि समझिएगा, ये आपका एक नदी बह रहा है और इस नदी के ऊपर एक ये जलाशय रुका हुआ है, इसकी अपनी एक क्षमता है, और उसके आगे एक और जलाशय बना हुआ है। दो अलग अलग ऊंचाई की जलाशय है। हाइड्रो पावर प्लांट का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था कि जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो जैसे जलाशय में एक ऊंचाई के ऊपर जल जो है स्टोरेज रहता है, वाटर स्टोर करके रखा जाता है, और उस स्टोर वाटर को एकदम हाई स्पीड पे टरबाइन के ब्लेड पर छोड़ते हैं, टरबाइन का ब्लेड घूमता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत गृह का मुख्य कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब ये जो पंप स्टोरेज है इसमें क्या बोला जा रहा है कि जब आपका दो अलग अलग ऊंचाई के जलाशयों को इस्तेमाल किया जाता है, जब बिजली की कम डिमांड होती है, समझना, जब बिजली की कम मांग होती है तब इस जलाशय के पानी को या इस नदी के जो स्टोर करके रखा गया पानी है उसे पंप के माध्यम से, एक पंप लगाया जाएगा, उसे पंप के माध्यम से अधिक ऊंचाई वाले जलाशय में स्टोर किया जाएगा। यहां पर जो है पानी को स्टोर किया जाएगा। जब बिजली की मांग कम हो और जब अचानक से बिजली की मांग बढ़े तब इस पानी का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिन के समय देखेंगे तो अभी गर्मी का जैसा समय है, गर्मी के समय इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम होता है। गर्मी में दिन के समय मॉर्निंग टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम होता है, लेकिन जैसे ही नाइट का समय आता है, जब सोते हैं, हर कोई कूलर, एसी, हाई कैपेसिटी वाले जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिसके कारण बिजली की मांग बढ़ जाती है। कई बार आप देखे सुने भी होंगे ट्रांसफार्मर उड़ जाता है गर्म होकर के, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ जाती है। दिन के समय जब बिजली की मांग कम है, देखिए वही कहा जा रहा है कि जब बिजली की मांग कम होगी तब उस समय यहां इस नदी के पानी को पंप करके ऊपर, यानी कि इस जलाशय के पानी को पंप करके दूसरे जलाशय में स्टोर किया जाएगा, और जब बिजली की मांग बढ़ेगी तब उस समय इस पानी का भी उपयोग किया जाएगा। एक साथ दो टरबाइन यूज किया जा रहा है। ठीक है, छोटे जलाशय में जो टरबाइन लगा हुआ है उसको मॉर्निंग के टाइम यूज कर रहे हैं जब बिजली की खपत कम है, और जब अचानक से बिजली की खपत बढ़ेगी तब दूसरा टरबाइन को भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। यह है पंप स्टोरेज का मुख्य कॉन्सेप्ट। जब बिजली की मांग कम है, देखिए दो अलग अलग ऊंचाई के जलाशय इस्तेमाल किया जाता है। जब ज्यादा बिजली बनने पर, एक्स्ट्रा अच्छा खासा बिजली बन गया, हाइड्रो पावर जो आपका प्लांट होता है उसमें टरबाइन के ब्लेड को घुमा करके इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में जो है स्टोर करके रखा जाता है, और उसके हिसाब से पावर ग्रिड को उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनने पर पानी को पंप करके ऊपर के जो ऊपरी अलग ऊंचाई वाला, ज्यादा ऊंचाई वाला जो आपका जलाशय है उसमें जो है पानी को पंप किया जाता है, और जब बिजली की जरूरत होती है तो पानी को नीचे छोड़ा जाता है और टरबाइन से बिजली बनाई जाती है। यह कहा जा रहा है ज्यादा बिजली बनने पर अतिरिक्त पानी दूसरे जलाशय में पहुंचाना। ठीक, इस तरह पंप स्टोरेज हाइड्रो बिजली की मांग को पूरा करता है। ध्यान देना, छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 में लाई गई थी, और यह अधिसूचित किया गया 29 सितंबर 2022 को। इसमें प्रथम संशोधन, पहली बार संशोधन हुआ 1 अगस्त 2023 को। तो ये जो पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना है, ये छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 का है, जो कि अधिसूचित हुआ 29 सितंबर 2022 को, और इसमें पहला संशोधन हुआ 1 अगस्त 2023 को। इसकी नोडल एजेंसी है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, और इसकी लक्षित क्षमता है कि हम हमारे प्रदेश में 830 मेगावाट के पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजना स्थापित करेंगे। ये लक्ष्य रखा गया है। अब कौन कौन सा है ये भी समझना, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हसदेव बांगो पंप स्टोरेज परियोजना, पहले से ही वहां पे आपका हाइड्रो पावर प्लांट मौजूद है।
कहां पर मौजूद है? कटघोरा तहसील कोरबा में स्थित है। यहां पे 800 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। और ये जो पंप स्टोरेज कौन विकास करेगा या किसके साथ संयुक्त प्रयास से स्थापित किया जाएगा? NHPCL, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से इसकी स्थापना की जाएगी। दूसरा चयनित जलाशय है सीकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि गरियाबंद जिले के सीकासार तहसील में स्थित है। यहां पे 1200 मेगावाट क्षमता का यहां पे पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सहयोग से। दूसरा है दनगिरी या जिसे डांगरी के नाम से भी जाना जाता है पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि जशपुर जिले के बगीचा तहसील में है। यहां पे 1400 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? THDC, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरा है कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि बलरामपुर जिले तहसील बलरामपुर में स्थित है। 1800 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज स्थापित किया जाएगा। किसके सहयोग से? SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कुरुंद पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ में है। 1000 मेगावाट क्षमता का यहां पर पंप स्टोरेज स्थापित किया जाएगा NHPCL, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा। एक है आपका रौनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जो कि जशपुर जिले के बगीचा में है। 2100 मेगावाट क्षमता का यहां पर पंप स्टोरेज जल परियोजना प्रस्तावित है। ये इसके निविदा के माध्यम से किया जाएगा। अभी जो है देखो अलग अलग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी जारी होने को है। तो टोटल क्षमता कितना लक्षित रखा गया है? 8300 मेगावाट का। सबसे ज्यादा क्षमता किसका है? आपका रौनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का। सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन सकता है कि कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट किस जिले में प्रस्तावित है? बलरामपुर जिले में। किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के सहयोग से। कितनी इसकी अनुमानित क्षमता है? 1800 मेगावाट की। एक तरफ जो है अलग अलग पंप स्टोरेज के नाम दे देगा, उसके दूसरे तरफ जो है जिलों के नाम दे देगा, सुमेलित कीजिए करके आएगा। पंप स्टोरेज के नाम दे देगा, इस तरफ प्रस्तावित क्षमता दे देगा, सुमेलित कीजिए करके आएगा। पंप स्टोरेज के नाम दे देगा, एक तरफ जो है विकासकर्ता संयुक्त उपक्रम के नाम दे देगा, सुमेलित कीजिए करके आएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कथन आधारित प्रश्न भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है PM, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये लॉन्च कब किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को यह योजना लागू किया गया था। ये इसका उद्देश्य क्या है? घरों के छतों पर सोलर पैनल स्थापित करके आत्मनिर्भर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रावधान: न्यूनतम 1 किलोवाट तथा अधिकतम 10 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना एवं सब्सिडी का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। कम से कम 1 मेगावाट और अधिक से अधिक 10 मेगावाट क्षमता का इसमें जो है सोलर पैनल अपने घरों पे लगा सकते हैं, जिसमें सरकार सब्सिडी देगी। ठीक। अनुदान सोलर प्लांट क्षमता 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या उससे अधिक की क्षमता का। अगर आप 1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल अपने घर में लगाते हैं तो जो उसकी कुल लागत है उसमें केंद्र सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी, जबकि राज्य सरकार 15,000 की सब्सिडी देगी। देखिए, केंद्र सरकार अलग सब्सिडी दे रही है और राज्य सरकार अलग सब्सिडी दे रही है। 2 किलोवाट क्षमता का लगा रहे हैं तो उसमें केंद्र सरकार 60,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी और राज्य सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी। उसके अलावा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपए की सब्सिडी। केंद्र सरकार जितना दे रहा है उसका आधा शुरू के 2 में और उसके बाद 78 और यह है 30। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रख लेना। अब देखो, आप चाहे 10 किलोवाट का क्यों ना लगाए, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी यहां पर केंद्र सरकार 78,000 देगी और राज्य सरकार जो है 3 किलोवाट के बाद 30,000 रुपए देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में जो है ये सोलर पैनल लगा रहे हैं, कौन सा? 1 किलोवाट का। मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं ना। 1 लाख रुपए इसकी लागत है। ठीक, 1 लाख रुपए लगाने का पूरा खर्च हो रहा है। तो इस 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए की सब्सिडी, अनुदान, ये देगा आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि 15,000 रुपए कौन देगा? 15,000 रुपए देगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। टोटल कितना हो गया? 30 + 15 45।
तो 1 लाख में से 45,000 रुपए आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ये केंद्र सरकार आपको छूट दे रही है। बचा हुआ जो 55,000 रुपए है वो 55,000 रुपए का आपको वहन करना पड़ेगा। उस 55, देखिए इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 55,000 रुपए भी जो है आप ईएमआई के तौर पर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 6% प्रभावी दर से शेष राशि ऋण के रूप में लेने पर आप या तो एक मुश्त आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो ऋण के तौर पर जो है आप 6% प्रभावी दर के हिसाब से भी जो है ईएमआई या इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हैं। संचालन छत्तीसगढ़ राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है। लक्ष्य प्रदेश के 5 लाख आवासीय परिसरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा 2027 तक देश के 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ता परिवारों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। ठीक है। प्रगति वर्तमान में योजना के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में 11,564 घरों की छतों पर सोलर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है और लगभग 9,893 सोलर संयंत्र स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे क्रेडा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा क्रेडा की स्थापना कब हुई, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में 25 मई 2001 को क्रेडा की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है। क्रेडा का पूर्ण नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो एजेंसी है ना, एजेंसी की जगह कई बार एजेंट कर देगा, ठीक है, कई बार एसोसिएशन कर देगा, तो नाम चेंज हो जाता है। ये सब तो सबको याद तो करते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट तक सबको याद है, लेकिन लास्ट में एजेंसी है कि एसोसिएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी को नहीं पता होता। मतलब यहां पे जो है गलती होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो पूरा नाम अच्छे से याद रखना, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उद्देश्य क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। जैसे मैंने बताया, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला से हम बिजली बना करके यूज कर रहे हैं, हम जो है आपके पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, ये ऐसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिनका भंडारण सीमित है और ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। ये जो आपका क्रेडा है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य की रोशनी धरती से कभी समाप्त हो सकती है? जब तक धरती है तब तक पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी जो है वो आता रहेगा। तो ये है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सारे जो है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिसे हम उपयोग करने के बाद दोबारा यूज में ला सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, जिसे हम उपयोग करने के बाद दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते। अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा या आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसका डेफिनेशन क्या है? पुनर्जीवित, समाप्त न होने वाले, पर्यावरण अनुकूल और गैर जीवाश्म, यानी कि जो कोयला क्या है जीवाश्म, पेट्रोलियम क्या है जीवाश्म, गैर जीवाश्म संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा आपका अक्षय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। गैर जीवाश्म संसाधनों से, यानी कि जीवाश्म तो कोयला है, उसके अलावा सूर्य, आपका पवन ऊर्जा, ये सभी की सभी गैर जीवाश्म है। देखिए स्थापना वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की स्थिति में 35,813 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 2024-25 में 2,797 सौर संयंत्र स्थापित किए गए। इस प्रकार से टोटल 2024-25 तक की स्थिति में 2002 से लेकर के 2024-25 तक कुल 38,610 सौर संयंत्र स्थापित हुए हैं। कार्यक्रम विवरण 2024-25 और 2025-26 में प्रमुख कार्यक्रम का विवरण, जो कि ये जो सारी की सारी जो कार्यक्रम या जो परियोजनाएं हैं ये क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। जैसे कि सौर सुजला योजना कृषि के अंतर्गत हम देखे थे, जिसमें कृषि पंप, सौर आधारित कृषि पंपों की स्थापना होती है। इंदिरा गांव गंगा योजना आगे हम देखेंगे। सौर आधारित विभिन्न योजनाएं, बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, सौर आदर्श ग्राम योजना, ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम, ये सभी के सभी कार्यक्रम जो है क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना क्रेडा के अंतर्गत संचालित नहीं है? जैसे कि एक हमने देखा ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ये क्या है? क्रेडा द्वारा परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में आम जनता एवं बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उद्देश्य से 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान
रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा और दुर्ग में स्थापित की गई है। ठीक है, हमारे प्रदेश में कुल कितने ऊर्जा शिक्षा उद्यान स्थापित है? तो टोटल 7। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ गांव गंगा योजना, जिसका पहले नाम था इंदिरा गांव गंगा योजना, क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? सौर प्रणाली के माध्यम से नदी व एनीकट में उपलब्ध जल से तालाबों को भरे जाने की योजना है। क्रियान्वयन, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना, गांव के निकट स्थित नदी एनीकट में उपलब्ध जल के निकट 10 HP के सोलर पंप स्थापित कर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से ग्राम में स्थित तालाबों को भरे जाने की योजना है। जैसे कि ये आपका एक गांव है, इस गांव में एक तालाब है, इस तालाब से काफी दूर एक नदी प्रवाहित होती है, तो इस नदी के पास में 10 HP का सोलर पावर प्लांट, सोलर आपका पंप स्थापित कर दिया जाएगा और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से इस आपके तालाब को रिचार्ज किया जाएगा, यानी कि तालाब में पानी की आपूर्ति की जाएगी, ताकि गर्मी के समय हो या कभी भी जल के लिए यहाँ के आम नागरिक को नदी तक ट्रैवल ना करना पड़े और पानी की उनको आपूर्ति हो जाए। तो ये है आपका इंदिरा गांव गंगा योजना, जिसमें अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, इंदिरा गांव गंगा योजना के अंतर्गत गांव के निकट स्थित नदी एनीकटों में उपलब्ध जल को गांव के तालाब तक पानी पहुंचाने के लिए कितने HP का सोलर पंप स्थापित किया जाता है? तो 10 HP का, इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर हाई मास्ट योजना। सोलर हाई मास्ट योजना जो कि ग्रामों, कस्बों, निकायों, शहर के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थलों में रात्रि के समय उचित प्रकाश की व्यवस्था है। आज के टाइम पे आप गांव तो छोड़िए, शहरों में भी इसका कॉन्सेप्ट है। रेलवे स्टेशन में जाओगे तो काफी ऊंचे ऊंचे पोल लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे जो है काफी ऊंचे पोल बने होते हैं ऐसे टाइप के, और उसमें चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट होता है ऐसे, और उसके ऊपर लगा रहता है ऐसे सोलर पैनल, जो कि दिन के समय में सोलर पैनल पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, बैटरी रिचार्ज होता है, और जैसे ही सूरज ढलता है, रात्रि होती है, तो ऑटोमेटिकली ये लाइट चालू हो जाते हैं और आसपास रोशनी देते हैं। इसे ही कहा जा रहा है सोलर हाई मास्ट योजना, जो कि गांव, कस्बों, निकायों, शहर के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थलों में, आप अपने समीप के जो भी प्रमुख जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है छत्तीसगढ़ में, जाके देखिएगा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आपके हाई मास्ट लगे हुए हैं। तो ये जो है आपके प्रकाश की व्यवस्था करता है कार्य। सोलर हाई मास्ट संयंत्र में सोलर पैनल की सहायता से दिन में बैटरी चार्ज कर रात में लाइट जलाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत 934 नग सोलर हाई मास्ट स्थापित की गई है। ठीक, इसे याद रखना। अब नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार। परिवहन, रेलवे के अलावा जो अन्य परिवहन के संसाधन है, GSDP में भागीदारी, रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, यहाँ परिवहन रेलवे को छोड़ करके छत्तीसगढ़ में जो परिवहन है उसका GSDP में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थिर कीमतों पर ये रहा 8,20,436 लाख रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ 7.18% की, और जबकि इसका भागीदारी प्रतिशत है छत्तीसगढ़ के GSDP में वो है 2.52% का। नेक्स्ट है सड़कों की लंबाई मार्च 2025 तक की स्थिति में। अब यहां पर ध्यान देना, पिछले साल तक इकोनॉमिक सर्वे में सड़कों की लंबाई में नेशनल हाईवे का भी लंबाई आता था, लेकिन इस साल इकोनॉमिक सर्वे में नेशनल हाईवे की लंबाई नहीं बताई गई है, जबकि एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है कि मार्च, जैसे एग्जांपल के लिए मार्च 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और इस साल इकोनॉमिक सर्वे में वो डाटा नहीं दिया गया है। इसमें राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे यानी कि राज्य मार्ग, ठीक है, और मुख्य जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट आपके रोड, और ग्रामीण एवं अन्य जिलों के मार्ग। तो जैसे आपका राज्य मार्ग, उसकी लंबाई है 4,392.38 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,246.83 किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए सड़कों की लंबाई है 17,094.37 किलोमीटर। टोटल छत्तीसगढ़ में आपकी सड़कों की लंबाई है 32,733.58 किलोमीटर की। ठीक है, याद कर लेना इसको भी, ये स्टेट हाईवे की लंबाई थोड़ा सा याद रखना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, जैसे कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार रीड करके रख लेना।
हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन 419.414 मिलियन यूनिट का कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक कोई ऐसा विद्युत संयंत्र जिसने सबसे ज्यादा अभी तक विद्युत का एक साल में उत्पादन किया है वो है हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र। दूसरा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL को जनवरी 2025 में ISO सर्टिफिकेट सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है हमारे इस CSPGCL को। ठीक, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, इससे पहले हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र की बात हुई थी। यह हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम विस्तार 1x500 मेगावाट 25 अप्रैल 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 225 दिनों तक लगातार चल करके मैक्सिमम कंटिन्यूअस रनिंग आवर अब तक सर्वोत्तम निरंतर संचालन अवधि इसने प्राप्त की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह सितंबर 2025 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक, सॉरी ये 25 सितंबर 2026 कैसे आ गया, यहाँ शायद उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा। ये मेरे हिसाब से 24 से लेकर के सितंबर 2025 तक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। 24 और ये होगा 25 तक देश भर में ताप विद्युत गृह का औसतन PLF 65.54 की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित 73.07% प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह देश भर के 33 पावर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृह की उक्त अवधि में तृतीय स्थान पर होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें पहले नंबर पर मेरे हिसाब से गुजरात की कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गारे पेलमा सेक्टर 3 कोल माइंस की खुली खदान ई श्रेणी की वार्षिक कोल माइन पखवाड़ा 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों हेतु 2024 में 6 अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण मापदंडों के परिचालन में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह यानी कि मंडवा तेंदुभाड़ा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा परिसर में 300 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, राज्य गठन के पश्चात 25 वर्षों की अवधि में दिनांक 30 सितंबर 2025 की स्थिति में 5,35,655 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शन का ऊर्जाकरण किया जा चुका है, और जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 6,09,024 स्थायी कृषि पंप ऊर्जाकृत किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। ये क्या है? जो ये मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र पर केंद्रित है, जो कि उनके सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक विकास पर आधारित है। अलग अलग क्षेत्र में उनके लिए अलग विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो ये जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्रामों में जो चयनित ग्राम है, ग्रामों में अविद्युतीकृत घरों की संख्या 34,036 घर है। गैर जनजाति ग्रामों की संख्या ये है 31,675 घर, और कुल अविद्युतीकृत घरों की संख्या है टोटल मिलाकर के 65,711। कुल आपके बसाहटों की, ये तो घर हो गया, कुल बसाहटों की बात करें 6,863 बसाहट है जो कि अविद्युतीकृत है। तो 30 सितंबर 2025 तक की स्थिति में कुल 152 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है इस योजना के तहत, एवं शेष पर कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निधियों की स्वीकृति अनुसार दी गई है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 10%, जबकि CSPDCL का हिस्सा होता है 30% इनको विद्युतीकृत करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है राज्य सरकार की नियत नीलानार योजना, यानी कि अपना आपका अच्छा गांव, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो नियत नीलानार योजना के अंतर्गत 71 गांव कुल आपके 169 बस्तियों को कवर करते हुए एवं 30 CRPF कैंपों का चयन किया गया है, जो बस्तर राजस्व संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में स्थित है। 71 गांवों के 7,946 घरों तथा 30 CRPF कैंपों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है जवाहर सेतु योजना, जिसका संबंध क्या है, किससे है? पुलों के निर्माण कर पहुंच विहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। जैसे कि
नदी के ऊपर जो है पुल बनाए जाते हैं। बहुत से ऐसे गांव है जो कि नॉर्मल टाइम पे तो वहाँ पे आवागमन रहता है, लेकिन जब अत्यधिक वर्षा हुई तो वहाँ पे बने हुए जो पुराने पुल है वो डूब जाते हैं। तो वहाँ पर नए पुल का निर्माण करके वर्षा ऋतु में भी वहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए लाया गया है। उसके लिए जो है हमारे प्रदेश में संचालित है पुरानी योजना है जवाहर सेतु योजना। तो यहाँ पर आपका अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और राज्य सरकार 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी। उसके अलावा 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का लगा रहे हैं तो केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और राज्य सरकार के द्वारा 30,000 रुपए की सब्सिडी। केंद्र सरकार जितना दे रहा है उसका आधा शुरू के 2 में और उसके बाद 78 और यह है 30। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रख लेना। अब देखो, आप चाहे 10 किलोवाट का क्यों ना लगाए, लेकिन मैक्सिमम सब्सिडी यहां पर केंद्र सरकार 78,000 देगी और राज्य सरकार जो है 3 किलोवाट के बाद 30,000 रुपए देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में जो है ये सोलर पैनल लगा रहे हैं, कौन सा 1 किलोवाट का, मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं ना। 1 लाख रुपए इसकी लागत है। ठीक, 1 लाख रुपए लगाने का पूरा खर्च हो रहा है। तो इस 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए की सब्सिडी अनुदान ये देगा आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, जबकि 15,000 रुपए कौन देगा? 15,000 रुपए देगा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। टोटल कितना हो गया? 30 + 15 45। तो 1 लाख में से 45,000 रुपए आपको देने की आवश्यकता नहीं है, ये केंद्र सरकार आपको छूट दे रही है। बचा हुआ जो 55,000 रुपए है वो 55,000 रुपए का आपको वहन करना पड़ेगा। उस 55, देखिए, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए 55,000 रुपए भी जो है आप ईएमआई के तौर पर इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। 6% प्रभावी दर से शेष राशि ऋण के रूप में लेने पर आप या तो एक मुश्त आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो ऋण के तौर पर जो है आप 6% प्रभावी दर के हिसाब से भी जो है ईएमआई या इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हैं। संचालन, छत्तीसगढ़ राज्य में अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है, लक्ष्य, प्रदेश के 5 लाख आवासीय परिसरों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया है तथा 2027 तक देश के 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ता परिवारों की छतों पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। ठीक है, प्रगति, वर्तमान में योजना के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में 11,564 घरों की छतों पर सोलर प्लांट की स्थापना की जा चुकी है और लगभग 9,893 सोलर संयंत्र स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे क्रेडा के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला प्रश्न पूछा जाएगा क्रेडा की स्थापना कब हुई, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में 25 मई 2001 को क्रेडा की स्थापना हुई। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है। क्रेडा का पूर्ण नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो एजेंसी है ना, एजेंसी की जगह कई बार एजेंट कर देगा, ठीक है, कई बार एसोसिएशन कर देगा, तो नाम चेंज हो जाता है। ये सब तो सबको याद तो करते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट तक सबको याद है, लेकिन लास्ट में एजेंसी है कि एसोसिएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी को नहीं पता होता। मतलब यहां पे जो है गलती होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो पूरा नाम अच्छे से याद रखना, छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उद्देश्य क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना। जैसे मैंने बताया, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि कोयला से हम बिजली बना करके यूज कर रहे हैं, हम जो है आपके पेट्रोलियम का यूज कर रहे हैं, ये ऐसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिनका भंडारण सीमित है और ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। ये जो आपका क्रेडा है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। जैसे कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सूर्य की रोशनी धरती से कभी समाप्त हो सकती है? जब तक धरती है तब तक पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी जो है वो आता रहेगा। तो ये है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। पवन ऊर्जा, ठीक है, ये सारे जो है आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जिसे हम उपयोग करने के बाद दोबारा यूज में ला सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, जिसे हम उपयोग करने के बाद दोबारा उसको वापस नहीं ला सकते। अक्षय ऊर्जा,
अक्षय ऊर्जा या आपका जो गैर परंपरागत ऊर्जा है उसका डेफिनेशन क्या है? पुनर्जीवित, समाप्त न होने वाले, पर्यावरण अनुकूल और गैर जीवाश्म, यानी कि जो कोयला क्या है? जीवाश्म। पेट्रोलियम क्या है? जीवाश्म। गैर जीवाश्म संसाधनों से उत्पन्न ऊर्जा आपका अक्षय ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, गैर जीवाश्म संसाधनों से, यानी कि जीवाश्म तो कोयला है, उसके अलावा सूर्य, आपका पवन ऊर्जा, ये सभी की सभी गैर जीवाश्म है। देखिए स्थापना वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2023-24 तक की स्थिति में 35,813 सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि 2024-25 में 2,797 सौर संयंत्र स्थापित किए गए। इस प्रकार से टोटल 2024-25 तक की स्थिति में 2002 से लेकर के 2024-25 तक कुल 38,610 सौर संयंत्र स्थापित हुए हैं। कार्यक्रम विवरण 2024-25 और 2025-26 में प्रमुख कार्यक्रम का विवरण, जो कि ये जो सारी की सारी जो कार्यक्रम या जो परियोजनाएं हैं ये क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। जैसे कि सौर सुजला योजना कृषि के अंतर्गत हम देखे थे, जिसमें कृषि पंप, सौर आधारित कृषि पंपों की स्थापना होती है। इंदिरा गांव गंगा योजना आगे हम देखेंगे। सौर आधारित विभिन्न योजनाएं, बायो एनर्जी आधारित कार्यक्रम, सौर आदर्श ग्राम योजना, ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ऊर्जा संरक्षण एवं दक्षता कार्यक्रम, ये सभी के सभी कार्यक्रम जो है क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना क्रेडा के अंतर्गत संचालित नहीं है? जैसे कि एक हमने देखा ऊर्जा शिक्षा उद्यान, ये क्या है? क्रेडा द्वारा परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के विषय में आम जनता एवं बच्चों के मनोरंजन सह शिक्षा के उद्देश्य से 7 ऊर्जा शिक्षा उद्यान रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, जांजगीर चांपा और दुर्ग में स्थापित की गई है। ठीक है, हमारे प्रदेश में कुल कितने ऊर्जा शिक्षा उद्यान स्थापित है? तो टोटल 7। ठीक, नेक्स्ट देखिए छत्तीसगढ़ गांव गंगा योजना, जिसका पहले नाम था इंदिरा गांव गंगा योजना, क्रेडा के अंतर्गत संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? सौर प्रणाली के माध्यम से नदी व एनीकट में उपलब्ध जल से तालाबों को भरे जाने की योजना है। क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना गांव के निकट स्थित नदी एनीकट में उपलब्ध जल के निकट 10 HP के सोलर पंप स्थापित कर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से ग्राम में स्थित तालाबों को भरे जाने की योजना है। जैसे कि ये आपका एक गांव है, इस गांव में एक तालाब है, इस तालाब से काफी दूर एक नदी प्रवाहित होती है, तो इस नदी के पास में 10 HP का सोलर पावर प्लांट, सोलर आपका पंप स्थापित कर दिया जाएगा और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से इस आपके तालाब को रिचार्ज किया जाएगा, यानी कि तालाब में पानी की आपूर्ति की जाएगी, ताकि गर्मी के समय हो या कभी भी जल के लिए यहाँ के आम नागरिक को नदी तक ट्रेवल ना करना पड़े और पानी की उनको आपूर्ति हो जाए। तो ये है आपका इंदिरा गांव गंगा योजना, जिसमें अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, इंदिरा गांव गंगा योजना के अंतर्गत गांव के निकट स्थित नदी एनीकटों में उपलब्ध जल को गांव के तालाब में तालाब तक पानी पहुंचाने के लिए कितने HP का सोलर पंप स्थापित किया जाता है? तो 10 HP का, इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है सोलर हाई मास्ट योजना। सोलर हाई मास्ट योजना जो कि ग्रामों, कस्बों, निकायों, शहर के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थलों में रात्रि के समय उचित प्रकाश की व्यवस्था है। आज के टाइम पे आप गांव तो छोड़िए, शहरों में भी इसका कॉन्सेप्ट है। रेलवे स्टेशन में जाओगे तो काफी ऊंचे ऊंचे पोल लगे रहते हैं। ठीक है, ऐसे जो है काफी ऊंचे पोल बने होते हैं ऐसे टाइप के, और उसमें चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट होता है ऐसे, और उसके ऊपर लगा रहता है ऐसे सोलर पैनल, जो कि दिन के समय में सोलर पैनल पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, बैटरी रिचार्ज होता है, और जैसे ही सूरज ढलता है, रात्रि होती है, तो ऑटोमेटिकली ये लाइट चालू हो जाते हैं और आसपास रोशनी देते हैं। इसे ही कहा जा रहा है सोलर हाई मास्ट योजना, जो कि गांव, कस्बों, निकायों, शहर के मुख्य चौराहों, सार्वजनिक स्थलों में, आप अपने समीप के जो भी प्रमुख जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है छत्तीसगढ़ में, जाके देखिएगा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आपके हाई मास्ट लगे हुए हैं। तो ये जो है आपके प्रकाश की व्यवस्था करता है कार्य। सोलर हाई मास्ट संयंत्र में सोलर पैनल की सहायता से दिन में बैटरी चार्ज कर रात में लाइट जलाई जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना अंतर्गत 934 नग सोलर हाई मास्ट स्थापित की गई है। ठीक, इसे याद रखना। अब नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार। परिवहन, रेलवे के अलावा जो अन्य परिवहन के संसाधन है,
जीएसडीपी में भागीदारी, रेलवे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, यहाँ परिवहन, रेलवे को छोड़ करके छत्तीसगढ़ में जो परिवहन है उसका जीएसडीपी में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2025-26 स्थिर कीमतों पर ये रहा 8,20,436 लाख रुपए, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि हुआ 7.18% की, और जबकि इसका भागीदारी प्रतिशत है छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में वो है 2.52% का। नेक्स्ट है सड़कों की लंबाई मार्च 2025 तक की स्थिति में। अब यहां पर ध्यान देना, पिछले साल तक इकोनॉमिक सर्वे में सड़कों की लंबाई में नेशनल हाईवे का भी लंबाई आता था, लेकिन इस साल इकोनॉमिक सर्वे में नेशनल हाईवे की लंबाई नहीं बताई गई है, जबकि एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न है कि मार्च, जैसे एग्जांपल के लिए मार्च 2025 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, और इस साल इकोनॉमिक सर्वे में वो डाटा नहीं दिया गया है। इसमें राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे यानी कि राज्य मार्ग, ठीक है, और मुख्य जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट आपके रोड, और ग्रामीण एवं अन्य जिलों के मार्ग। तो जैसे आपका राज्य मार्ग उसकी लंबाई है 4,392.38 किलोमीटर, मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,246.83 किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्र में बने हुए सड़कों की लंबाई है 17,094.37 किलोमीटर। टोटल छत्तीसगढ़ में आपकी सड़कों की लंबाई है 32,733.58 किलोमीटर की, ठीक है, याद कर लेना इसको भी, ये स्टेट हाईवे की लंबाई थोड़ा सा याद रखना, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मिसलेनियस फैक्ट है, जैसे कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार रीड करके रख लेना। हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन 419.414 मिलियन यूनिट का कीर्तिमान स्थापित किया है। यानी कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित का गठन हुआ है तब से लेकर के अब तक कोई ऐसा विद्युत संयंत्र जिसने सबसे ज्यादा अभी तक विद्युत का एक साल में उत्पादन किया है वो है हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र। दूसरा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL को जनवरी 2025 में ISO सर्टिफिकेट सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त हुआ है, ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है हमारे इस CSPGCL को, ठीक। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र, इससे पहले हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र की बात हुई थी, ये हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम विस्तार 1x500 मेगावाट 25 अप्रैल 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 225 दिनों तक लगातार चल करके मैक्सिमम कंटिन्यूअस रनिंग आवर, अब तक सर्वोत्तम निरंतर संचालन अवधि इसने प्राप्त की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह सितंबर 2025 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2026 तक, सॉरी ये 25 सितंबर 2026 कैसे आ गया, यहाँ शायद उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा, ये मेरे हिसाब से 24 से लेकर के सितंबर 2025 तक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। 24 और ये होगा 25 तक देश भर में ताप विद्युत गृह का औसतन PLF 65.54 की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित 73.07% प्लांट लोड फैक्टर अर्जित किया, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यह देश भर के 33 पावर सेक्टर द्वारा संचालित विद्युत गृह की उक्त अवधि में तृतीय स्थान पर होने का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसमें पहले नंबर पर मेरे हिसाब से गुजरात की कंपनी है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, गारे पेलमा सेक्टर 3 कोल माइंस की खुली खदान ई श्रेणी की वार्षिक कोल माइन पखवाड़ा 2024 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों हेतु 2024 में 6 अन्य पुरस्कार प्राप्त हुए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर्यावरण मापदंडों के परिचालन में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह यानी कि मंडवा तेंदुभाड़ा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा परिसर में 300 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट, राज्य गठन के पश्चात 25 वर्षों की अवधि में दिनांक 30 सितंबर 2025 की स्थिति में 5,35,655 अतिरिक्त कृषि पंप कनेक्शन का ऊर्जाकरण किया जा चुका है, और जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल 6,09,024 स्थायी कृषि पंप ऊर्जाकृत किए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। ये क्या है?
जो ये मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र पर केंद्रित है, जो कि उनके सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक विकास पर आधारित है। अलग अलग क्षेत्र में उनके लिए अलग विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो ये जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, ग्रामों में जो चयनित ग्राम है, ग्रामों में अविद्युतीकृत घरों की संख्या 34,036 घर है। गैर जनजाति ग्रामों की संख्या ये है 31,675 घर, और कुल अविद्युतीकृत घरों की संख्या है टोटल मिलाकर के 65,711। कुल आपके बसाहटों की, ये तो घर हो गया, कुल बसाहटों की बात करें 6,863 बसाहट है जो कि अविद्युतीकृत है। तो 30 सितंबर 2025 तक की स्थिति में कुल 152 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है इस योजना के तहत, एवं शेष पर कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा निधियों की स्वीकृति अनुसार दी गई है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 60% और राज्य का हिस्सा 10%, जबकि CSPDCL का हिस्सा होता है 30% इनको विद्युतीकृत करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है राज्य सरकार की नियत नीलानार योजना, यानी कि अपना आपका अच्छा गांव, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो नियत नीलानार योजना के अंतर्गत 71 गांव, कुल आपके 169 बस्तियों को कवर करते हुए एवं 30 CRPF कैंपों का चयन किया गया है, जो बस्तर राजस्व संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा जिलों में स्थित है। 71 गांवों के 7,946 घरों तथा 30 CRPF कैंपों को ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट है जवाहर सेतु योजना, जिसका संबंध क्या है, किससे है? पुलों के निर्माण कर पहुंच विहीन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टिविटी की योजना है। जैसे कि नदी के ऊपर जो है पुल बनाए जाते हैं, बहुत से ऐसे गांव है जो कि नॉर्मल टाइम पे तो वहाँ पे आवागमन रहता है, लेकिन जब अत्यधिक वर्षा हुई तो वहाँ पे बने हुए जो पुराने पुल है वो डूब जाते हैं। तो वहाँ पर नए पुल का निर्माण करके वर्षा ऋतु में भी वहाँ पर कनेक्टिविटी बनी रहे, उसके लिए लाया गया है। उसके लिए जो है हमारे प्रदेश में संचालित है, पुरानी योजना है जवाहर सेतु योजना। तो यहाँ पर आपका अध्याय 11 विद्युत एवं आधारभूत संरचना वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।